हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो अप मंत्रा। ग्रो अप मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपका साथी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी नई क्लास के साथ। जी हां साथियों, आज हम अपनी सीटेट 2022 की तैयारी के लिए अपनी सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की इस क्लास में, क्लास 13 में अपने नए टॉपिक भाषाई कौशल व विकास, या कह सकते हैं भाषाई विकास और जो हमारे भाषाई कौशल होते हैं, उस टॉपिक पर आज हम अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। साथियों, अब तक हमने अपनी सीटेट के लिए सीडीपी में अपनी 12 क्लासेस कवर कर ली हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्लासेस का लिंक है, आप वहां से जाकर उन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही हमने ईवीएस के सिलेबस को भी कंप्लीट कर दिया है, आप उनको भी, क्लासेस को भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं साथियों फटाफट से अपने आज के क्लास के महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जो कि आज है हमारा भाषाई कौशल और भाषाई विकास। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट या लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है सीटेट एग्जामिनेशंस में, क्योंकि ये बाल विकास वाली पोर्शन में भी है और हर एक सब्जेक्ट के विषय पर जो हमारी लैंग्वेज पेडागोजी बन जाती हैं, हमारी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के जो पेडागोजिकल पोर्शन है, उन तीनों पोर्शंस में हमारा भाषाई कौशल या लैंग्वेज स्किल्स को शामिल किया गया है, जो पेडागोजी में भी क्वेश्चंस बनाता है। तो इसी दृष्टि से आज हमारा ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं फटाफट से अपने आज की इस क्लास की ओर। भाषाई कौशल व विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट या लैंग्वेज स्किल्स को समझेंगे और भाषा व विचार क्या है, इससे संबंधित इस अपनी इस क्लास में इस पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि जो हमारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने भाषा और विचार से संबंधित कुछ तर्क दिए हैं, अपनी बातें कही हैं, उनको भी हम अपनी इस आज की क्लास में जानेंगे। तो चलते हैं फटाफट से, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भाषात्मक विकास क्या है। बिल्कुल साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, पहला बिंदु कि भाषात्मक विकास है क्या। तो भाषात्मक विकास क्या है कि बालक के भाषाई विकास से तात्पर्य है उसके भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता। बिल्कुल साथियों, जैसे एक बालक जन्म लेता है तभी से उसके साथ कुछ क्रियाएं होनी शुरू होती हैं, जिसके कारण अपनी विभिन्न चीजें उसके दिमाग में चलती हैं, उसको कुछ आवश्यकताएं होती हैं, वो अपनी बातें दूसरों को बताना चाहता है और दूसरों की बातों को ग्रहण भी करना चाहता है। तो उस एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा साधन जिसके माध्यम से हम अपने भावों को, अपने विचारों को अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाते हैं, या हमारे आसपास के लोगों के भाव और विचारों को हम ग्रहण करते हैं। तो एक ऐसा साधन ही क्या है, हमारा एक भाषा कहलाती है। और इस प्रकार की जो हमारे अंदर क्षमता है, जिसके कारण हम अपने भावों, विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं या ग्रहण कर पा रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है भाषाई क्षमता। क्या कहा जाता है? भाषाई क्षमता। और इसका विकास एक बालक के संदर्भ में बहुत ही आवश्यक है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, अर्थात अपने समाज में रहते हैं, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के लोग हैं और उनसे संप्रेषण करना एक आवश्यक शर्त मानी गई है एक सामाजिक प्राणी की। तो भाषात्मक विकास से मतलब बालक के भाषाई विकास से तात्पर्य है उसके भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास होना। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अर्थात भाषा हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करने की एक क्षमता उपलब्ध कराती है, एक साधन उपलब्ध कराती है। और जानेंगे साथियों इसको डिटेल। अगला बिंदु है साथियों भाषाई क्षमता के संदर्भ में। बिल्कुल साथियों, भाषाई जो क्षमता है यानी कि हमारे अंदर जो विचारों को आदान प्रदान करने की जो क्षमता है, वो कैसी होती है? प्राकृतिक होती है। बिल्कुल साथियों, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, लोग अक्सर इसमें कंफ्यूजन करते हैं। तो जो भाषा को, ये जो हमारी भाषा की क्षमता है, अर्थात विचारों को आदान प्रदान करने की जो क्षमता है, वो कैसी क्षमता है? जन्मजात क्षमता। अर्थात जब एक बालक का जन्म होता है उसमें इस प्रकार की क्षमताएं जभी से पाई जाती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे जब बालक वातावरण में क्रियाएं करता है, शामिल होता है, तो उसमें शामिल होने के बाद धीरे धीरे फलती फूलती है। तो कहने का मतलब अगर पूछा जाए कि भाषाई क्षमता एक कैसी क्षमता है, तो उत्तर होगा कि भाषाई क्षमता एक जन्मजात क्षमता है जो हमारे अंदर बाई बर्थ होती है, हमारे पैदा होने के साथ हमारे साथ होती है। लेकिन साथियों, इतना याद ध्यान रखना है कि भाषाई क्षमता तो हमारी जन्मजात है, लेकिन जो हमारी भाषा है वो हमारी जन्मजात नहीं है। अर्थात जब एक बालक का जन्म होता है, एक शिशु का जन्म होता है, तो उस समय उसको किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है। भाषाई क्षमता तो होती है जन्मजात, लेकिन एक बालक के पैदा होने पर उसमें कोई भी भाषा का उसे ज्ञान नहीं होता है। अर्थात
जो भाषा है वो हमारी कैसी संपत्ति हुई? अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक। अर्थात जो हमारे अंदर भाषा है वो हमारे आसपास वातावरण से अंत्यक्रिया करने के फलस्वरूप हमारे अंदर विकसित होती है। अर्थात इसको हम बाहर से, अपने आसपास के लोगों से इसको अर्जित करते हैं, अर्जन करते हैं, ना कि हमको पैतृक रूप से या वंशानुक्रम रूप से मिलती है। तो याद रखेंगे साथियों, भाषाई क्षमता तो जन्मजात है, लेकिन जन्म के समय शिशु को किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है। अर्थात भाषा एक ऐसी संपत्ति है, एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति है। बिल्कुल याद रखना, ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अगला, भाषा एक व्यवहारिक विषय है। बिल्कुल साथियों, व्यवहारिक विषय से मतलब जब हम अपने आसपास के लोगों से अंत्यक्रिया करते हैं, उनके व्यवहारों को अनुकरण करते हैं, वो हमारे व्यवहार का अनुकरण करते हैं। तो जब ऐसी क्रियाएं होती हैं, जब हम विचारों का विनिमय करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कैसा विषय बन गया? हमारा एक व्यवहारिक विषय बन गया, यानी कि जो हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। और भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके कारण हम अपने जीवन में विभिन्न स्थितियों को साधते हैं या उनमें अपना काम कर पाते हैं। तो अर्थात भाषा एक व्यवहारिक विषय, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और भाषा हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने का कार्य करती है। अगला है कि भाषा का प्राथमिक रूप किसे कहा गया है? बिल्कुल साथियों, जैसे एक बालक का जन्म होता है तो उसे किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसकी भाषा का विकास होना शुरू होता है तो उसमें सर्वप्रथम वो अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जो माध्यम चुनता है वो होता है सांकेतिक भाषा। बिल्कुल, शुरुआत में बच्चा जो भी अपने कष्ट हो, पीड़ा हो, भूख लगे, इन सभी को किसके द्वारा प्रदर्शित करता है? रोने के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? रुदन या रोने के माध्यम से करता है। तो एक प्रकार का ये संकेत होता है उसके माता पिता, उसके आसपास के लोगों का, कि इसे रोने का मतलब है कोई भूख लगी होगी। अगर उसको खाना उपलब्ध कराया जाए, यानी कि जो भी वो बच्चा खा सकता है, दूध आदि, उसको भोजन उपलब्ध कराया जाए, वो फिर भी रोए तो सोचा जाता है कि शायद इसको कोई कष्ट या पीड़ा है। तो शुरुआत में बच्चा जब बोल नहीं सकता, अर्थात वो अपनी बात को तो कहना चाहेगा, अपने विचारों को तो अभिव्यक्त करना चाहेगा, अपने कष्ट या पीड़ा को तो अभिव्यक्त करना चाहता है, लेकिन वो किसके माध्यम से करता है? संकेतों के माध्यम से करता है। अर्थात वो संकेत क्या हो सकते हैं? शुरुआत की बात करें तो रुदन या रोना होगा। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा होता है, बड़ा होता है, तो फिर वो उंगलियों से या हाथ से इशारे कर करके भी बताता है। फिर धीरे धीरे उसमें अन्य क्षमताएं भी भाषा संबंधी विकसित होती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, तो उत्तर होगा कि सांकेतिक है। अर्थात बच्चा प्रारंभ में अपनी बात को संकेत करके बताता है या संकेतों के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त करता है। तो भाषा विकास के संबंध में बालक के द्वारा की जाने वाली पहली क्रिया क्या है? अगर यह भी पूछा जाए तो उत्तर निश्चित तौर पर होगा रुदन या रोना। अर्थात बच्चा प्रारंभिक स्तर पर सांकेतिक भाषा प्रयोग करता है, और उसके संदर्भ में भी कौन सी ऐसी क्रिया है? तो उत्तर होगा रुदन या रोना। अगली विशेषता है कि बालक के संदर्भ में जो बच्चा जब शब्दों का उच्चारण करना शुरू करता है, तो अर्थात उससे संबंध में वह पहले स्वरों को उच्चारण करता है, फिर धीरे धीरे उसमें व्यंजनों को उच्चारण करने की क्षमता आती है। अर्थात जब बच्चा शुरुआत में बलबलाना शुरू करता है तो जो उसके मुख से ध्वनियां निकलती हैं वो कैसी निकलती हैं? स्वर संबंधी। जो हमारे स्वर होते हैं वो वाले सब वर्ण जो है उसके मुंह से उच्चारित होते हैं प्रारंभ समय में, शुरुआती समय में जब वो बोलना शुरू करता है या बलबलाना या वर्णों को उच्चारण करना शुरू करता है, तथा फिर धीरे धीरे उसमें व्यंजन जो हमारे वर्ण हैं उनसे संबंधी भी उच्चारण करने की क्षमता पैदा होती है। देखा होगा अक्सर बच्चा शुरुआत में अम्मा अम्मा जल्दी कहना सीखता है, जबकि पापा मम्मी कहना देर से सीखता है, क्योंकि उनमें वो व्यंजन वर्ण हैं। और अम्मा आ यानी कि स्वर वाले शब्द हैं। अर्थात इस माध्यम से वो उन शब्दों को जल्दी सीखता है। कहने का मतलब है कि ऐसे शब्दों का उच्चारण वो जल्दी कर पाता है जो स्वर संबंधी वर्ण हैं, क्योंकि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जबकि व्यंजन में ऐसा है, तो बच्चा शुरुआत में ऐसे सरल शब्दों को या सरल वर्णों को ही बोल सकता है। अर्थात इसलिए वो पहले स्वरों का उच्चारण करता है तथा फिर धीरे धीरे व्यंजनों का उच्चारण करना सीख जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बालक के विकास के संदर्भ में या भाषाई विकास के संदर्भ में पहले वो किन का उच्चारण करता है? तो स्वर, व्यंजन आदि आदि। तो उत्तर होगा कि पहले स्वर करता है और फिर बाद में व्यंजनों का उच्चारण करना सीखता है। अगली विशेषता,
भाषा विकास संबंधी। बिल्कुल साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है ये कि जो हमारा भाषात्मक विकास है, जो हमारा भाषाई विकास है, उसमें सबसे सहायक तत्व किसे माना गया है। अर्थात ऐसी कौन सी चीज है जो हमें भाषा विकास में सबसे ज्यादा महत्व करती है, या भाषाई विकास हमारा मुख्यतः किस पर निर्भर है। तो बिल्कुल साथियों, इसके संदर्भ में स्किनर ने भी कहा है कि भाषा का सबसे सहायक तत्व या भाषात्मक विकास में सबसे सहायक तत्व इन्होंने अनुकरण को माना है। बिल्कुल साथियों, अनुकरण जो है हमारा जो भाषात्मक विकास है वो कैसे होता है, अनुकरण के माध्यम से होता है। जब हम दूसरों की नकल करते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, अपने दादा दादी की डंडी लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात ये अपनी दादी दादा का जो भी है उनकी नकल कर रहे हैं। इसी प्रकार की क्रिया को ही अनुकरण कहा गया है। अर्थात भाषा में भी कुछ इसी प्रकार से अनुकरण किया जाता है। अर्थात जब बालक अपने आसपास के लोगों को शब्दों को उच्चारित करते हुए देखता है तो बालक भी उसी प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करता है। इसी को अनुकरण कहा गया है। तो अर्थात जो बालक का भाषात्मक विकास है उसमें सबसे सहायक तत्व जो बताया गया है वो अनुकरण को बताया गया है। अनुकरण भाषा सीखने का क्या है, प्रमुख साधन माना गया है। स्किनर ने भाषा सीखने की अनुकरण विधि पर भी सर्वाधिक बल दिया है। तो याद रखेंगे साथियों, भाषा सीखने में सबसे सहायक तत्व क्या है, तो उत्तर होगा अनुकरण। अनुकरण से मतलब दूसरों की नकल करना। अर्थात जो भी हमारे आसपास लोग जैसे भी शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, हम जब उसी प्रकार से उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उसको हम भाषा में अनुकरण कह सकते हैं। अर्थात बालक अपनी भाषा का विकास कुछ इस प्रकार से ही करता है। अगला है, भाषा विकास में सबसे सहायक संस्था कौन सी है। अर्थात बालक का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है या लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है वो उसमें सबसे सहायक संस्था कौन सी मानी गई है, तो उसके संदर्भ में बालक के परिवार को माना जाता है। किसको माना जाता है, बालक के परिवार को, क्योंकि बालक की जो परिवार की भाषा होती है उसी को हम मातृभाषा भी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो मातृभाषा होती है उसका हमारे ऊपर अमिट प्रभाव होता है, अमिट प्रभाव होता है, अर्थात वो कभी नहीं मिटता है। तो बालक जो अपने परिवार में भाषा सीखता है वो सबसे ज्यादा उसको सहायता करती है चीजों को करने समझने में। तो भाषा विकास में सबसे सहायक संस्था पूछी जाए तो उत्तर होगा परिवार को माना जाता है। किसको माना जाता है, परिवार को माना जाता है। और वहीं अगर पूछ लिया जाए कि बालक के भाषा के विकास के संबंध में सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी क्वेश्चन है, अक्सर प्रैक्टिस सेट्स में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो भाषा के संबंध में बालक को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, तो उत्तर होगा खेल का मैदान। क्या होगा उत्तर, खेल का मैदान। क्योंकि बालक जो खेल के मैदान में बच्चों से जो खेल खेल में चीजें सुनता है, उनको उच्चारण करता है, कहीं ना कहीं वो उसके जीवन में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अगर आपको आज भी अगर याद हो तो आपको ऐसी कुछ कविताएं, कुछ खेल खेल में ऐसे गाने, ऐसी कुछ चीजें आपने कभी खेल खेल में प्रयोग की होंगी या शब्द बोले होंगे जो आप आज तक उनको याद रखते हो, यानी कि आप भूल ही नहीं पाए हो। क्यों, क्योंकि जब हम खेल खेल में चीजों को सीखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में या कह लीजिए संज्ञान में या जो स्कीमा में परमानेंट रूप से स्थायी हो जाते हैं। क्योंकि खेल के द्वारा जो हमारी चीजें आती हैं वो हमारे स्वतः ही अपने आप से हमारी आंतरिक इच्छा और रुचि और एक ऐसे व्यवस्था बन जाती है खेल के दौरान कि वो अपने आप से स्थायी हो जाती है। इसलिए हमने इसको क्या माना है कि भाषा के संदर्भ में जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो बालक को खेल का मैदान करता है। जो हमारी भाषा है बहुत तेजी से विकसित होती है वो खेल के मैदान में, क्योंकि हम खेल खेल में विभिन्न प्रकार के शब्दों का, वाक्यों का, शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, जैसा भी कोई खेल खेलते हैं आदि आदि, और वो हमारे अंदर क्या हो जाती है, हमारे स्कीमा में पूर्णतः स्थायी रूप से सेव हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं भाषा के संबंध में बालक को सर्वाधिक प्रभावित करने का कार्य कौन करता है, खेल का मैदान करता है। क्या करता है, खेल का मैदान करता है। अगला है, भाषा से क्या है, तो भाषा जो है वो हमारी समाज, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई है। जो हमारा भाषात्मक विकास है, अर्थात जो हमारी बोलचाल के शब्द हैं, हमारा उच्चारण है, शब्दों को प्रयोग करने की क्षमता है, हमारा जो शब्द भंडार है, कहीं ना कहीं ये कैसा होता है, हम जैसे समाज में रहते हैं, हमारी जैसी संस्कृति होती है और जैसी हमारी सभ्यता होती है, उसी आधार से हमारा इन सब चीजों का निर्माण होता है। अर्थात भाषा के माध्यम से कहने का मतलब है ये हमारा भाषात्मक विकास करेंगे और फिर इसी के माध्यम से हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विकास पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है, या कह लीजिए हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक आदि आदि विकास भी इसके द्वारा ही
होता है। तो बिल्कुल भाषा हमारी समाज, संस्कृति तथा सभ्यता से बिल्कुल जुड़ी हुई है। इसी के माध्यम से हमारी भाषा का विकास होता है, और हमारी भाषा का इनसे जब विकास होता है तो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि विकास भी इसी से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि हमने कहा था विकास का एक पक्ष हमेशा दूसरे पक्ष को सहयोग करता है। जब हमारा एक विकास का एक पक्ष विकसित होता है तो कहीं ना कहीं वो अन्य पक्षों को भी विकसित करने में मदद करता है। तो जब हमारा इस प्रकार से विकास होगा तो हमारा बिल्कुल सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक सभी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट करते हैं और उनका भी विकास होता है। तो भाषा का विकास समाज, संस्कृति, सभ्यता से बिल्कुल गहन रूप से, मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, और जिसके कारण आगे चल के अन्य विकास भी हमारे प्रभावित होते हैं। भाषा संबंधी अगली विशेषता बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाषा में गतिशीलता और परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अर्थात भाषा हमेशा गतिशील होती है, अर्थात इसमें नई नई चीजें जुड़ती रहती हैं। एक शब्द आता है, फिर उसी शब्द को, उसी बात को समझने के लिए अन्य शब्दों को भी प्रयोग किया जा सकता है, और अपनी बात को कहने के लिए, समझाने के लिए अन्य अन्य विभिन्न प्रकार के तरीकों को भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि इसी को हम कह सकते हैं कि गतिशीलता होती है। और परिवर्तनशीलता, जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं देशज शब्द, विशेषज, विदेशज, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अर्थात हम इन शब्दों में भी धीरे धीरे बदलाव करते रहते हैं और अपनी बात को कहने के लिए जो भी सुलभ तरीका हो सकता है, आसान तरीका हो सकता है, उसी के अनुसार इसको रूप या आकृति प्रदान करते रहते हैं। अर्थात इसी बात से हम स्पष्ट तौर पर, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भाषा में गतिशीलता पाई जाती है और परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अर्थात इसके जो नियम है बिल्कुल दृढ़ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं होगा, हम उनके स्थान पर अन्य शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और समय अनुसार धीरे धीरे उनके रूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्थात इसीलिए हम भाषा में गतिशीलता और परिवर्तनशीलता पाई जाती है, इस बात को कहते हैं। तो याद रखना है बिल्कुल कि भाषा में हमारी गतिशीलता और परिवर्तनशीलता पाई जाती है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है ये कि भाषा जो है हमारी वो संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर चलती है, यानी कि सिंथेसिस टू एनालिसिस की ओर चलती है। इस बात से कहने का तात्पर्य, पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि भाषा का विकास कैसे होता है, तो संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होता है। यानी कि संश्लेषण और विश्लेषण में पहले अंतर क्या है इसको जानते हैं। संश्लेषण का मतलब है जब हम चीजों को जोड़ जोड़कर एक नई चीज का निर्माण करते हैं तो उसे संश्लेषण या सिंथेसिस कहा जाता है। और विश्लेषण का मतलब है जब एक संपूर्ण रूप से कोई चीज है, जब हम उसको टुकड़ों में तोड़कर उसका अध्ययन करते हैं, या उसको टुकड़ों में तोड़ने की हमें क्षमता आती है, या उसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं, तो उसको विश्लेषण कहा जाता है। तो अगर भाषा के संदर्भ में बात करें तो भाषा हमारी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होती है। अर्थात बालक शुरुआत में जो भाषा को ग्रहण करता है वो जोड़ जोड़ के करता है। जैसे वर्णों को सुनेगा, फिर वर्णों को जोड़ जोड़ कर शब्द बनाएगा, जैसे कह रहे कर, चल चल, मेरे मर, फिर 2-3 वर्णों के शब्दों को, फिर 4 वर्णों के, फिर मात्रा वाले, फिर शब्द बोलना सीखेगा, फिर वाक्य बनाना सीखेगा, फिर हमारा जो है पूरा पैसेज को पढ़ना, गद्यांश पद्यांश पढ़ना सीखता है। ऐसे करके धीरे धीरे वो चीजों को जोड़ जोड़ कर अपनी भाषा को सीखता है। तो शुरुआत में इसमें कैसे होती है, जोड़ते हुए, टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर वो उनको बनाता है। और फिर धीरे धीरे उसमें क्या आती है, उनको विश्लेषण करने की क्षमता आती है। शुरुआत में हमने वर्णमाला पढ़ी, फिर शब्द पढ़े, फिर हमने सारी वाक्य बनाने सीखे, आदि आदि। फिर हम क्या करते हैं, उन शब्दों को या उन वाक्यों को फिर हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं कि इसमें ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये कर्म है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, अगर संज्ञा है तो इसका लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है। ये धीरे धीरे हम इन चीजों को भी करना सीखते हैं। लेकिन शुरुआत में हम इन चीजों को ऐसे नहीं समझते, शुरुआत में बस इनको जोड़ जोड़ कर अपनी भाषा में प्रयोग करना सीख लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम इनको वर्गीकरण करना सीखते हैं। अर्थात फिर हम ये भी बता देते हैं कि अभी तक हमारे लिए वो क्या था, एक शब्द था, लेकिन अब हमारे लिए वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आदि बन जाते हैं। तो अर्थात इस बात से स्पष्ट होगा कि शुरुआत में हम भाषा को संश्लेषण तरीके से सीखते हैं और फिर धीरे धीरे हम मेरे अंदर भाषा का विश्लेषण करने की भी क्षमता पैदा हो जाती है। फिर हम बता देते हैं शब्द कौन से हैं, ये रचना के आधार पर हैं, ये व्याकरण के आधार पर हैं, ये अर्थ के आधार पर है, ये बनावट के आधार पर हैं। सभी प्रकार से फिर हम इन शब्दों को भी डिफ्रेंशिएट करना सीख लेते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि भाषा का विकास संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होता है, सिंथेसिस टू एनालिसिस की ओर चलता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जानते हैं अगला बिंदु
भाषा विकास का क्रम क्या है, अर्थात भाषा विकास कैसे होती है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, ध्वनि की पहचान करता है। जब बच्चा आसपास रहता है, अपने आसपास विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं तो उनको पहचानने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे उन ध्वनियों को जो उसने पहचानी है, सुनी है, उनको उत्पन्न करने की कोशिश करता है और फिर उन्हीं के आधार पर धीरे धीरे शब्द बोलना सीखता है, फिर वाक्यों का निर्माण करना सीखता है और फिर लिखित भाषा का प्रयोग करना सीखता है। और फिर इसी प्रकार से उसमें धीरे धीरे भाषा विकास की पूर्ण अवस्था आ जाती है या भाषा उसकी पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तो इसी प्रकार से चलता है और फिर वो इनको डिफरेंशिएट करना भी शुरू कर देता है, जिसको आप कह सकते हो संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। अगली विशेषता, भाषा विकास में जो मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, अर्थात जो हम बोलते हैं, जो हमारा भाषाई है, जो हमारी भाषा है, जो लिंग्विस्टिक चीजें हैं हमारी, उसके संदर्भ में ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट तो होगा रिस्पॉन्सिबल। तो उसके लिए नाम लिया जाता है हमारे प्रे मस्तिष्क या सेरेबल कॉर्टेक्स। बिल्कुल साथियों, भाषा विकास में हमारा मस्तिष्क का जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है सेरेबल कॉर्टेक्स, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसी से संबंधित एक इंटरनल और महत्व गहराई की थोड़ी बात हो गई कि ब्रोका खंड। बिल्कुल साथियों, तो जो हमारा मस्तिष्क में ब्रोका खंड है, इसकी भाषा के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो याद रखेंगे, भाषा विकास में मस्तिष्क का कौन सा भाग शामिल होता है, अर्थात इससे संबंधित क्रियाएं हमारे मस्तिष्क के कौन से भाग में होती हैं, तो उत्तर होगा सेरेबल कॉर्टेक्स। क्या होगा, सेरेबल कॉर्टेक्स। अब जानते हैं अपनी आज की क्लास के महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारी लैंग्वेज पेडागोजी में भी क्वेश्चंस बनाते हैं। भाषा विकास के कौशल, या जिसे आप कह सकते हैं भाषाई कौशल। बिल्कुल साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाषाई कौशल। तो भाषाई कौशल किसे कहते हैं, तो भाषाई कौशल हमारे कुल 4 होते हैं। बिल्कुल साथियों, जो हमारे लैंग्वेज स्किल्स हैं या लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, देयर आर 4, ये 4 होते हैं, जिनकी संख्या 4 है और उनका अपना एक निश्चित क्रम बताया गया है। जो सामान्यतः हमारा भाषाई कौशल है 4 हैं, उनका भी एक क्रम है जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं LSRW। बिल्कुल साथियों, LSRW। L से मतलब लिसनिंग यानी कि सुनना, दूसरा है S यानी कि स्पीकिंग यानी कि बोलना, फिर R है यानी कि रीडिंग यानी कि पढ़ना, और W का मतलब राइटिंग यानी कि लिखना। अर्थात जो हमारे भाषाई कौशल हैं वो 4 हैं और उनका एक निश्चित क्रम है कि बालक प्रारंभ में सबसे पहले चीजों को सुनता है। उसी प्रकार की क्षमता को, उसी को कौशल को कहा गया है श्रवण कौशल या लिसनिंग स्किल। तो बालक सबसे पहले अपने आसपास की ध्वनियों को सुनता है, उसको कहा गया है श्रवण कौशल या लिसनिंग स्किल। उसके बाद वह उन सुनी हुई ध्वनियों को उच्चारण करने का प्रयास करता है, अर्थात बोलना शुरू करता है। उसको कहा गया है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। ठीक है, बोलना यानी कि स्पीकिंग स्किल। तो पहले बच्चा सुनता है, फिर उन्हीं को उच्चारण करता है, फिर उसमें पठन कौशल यानी कि पढ़ने की क्षमता विकसित होती है, तथा अंत में उसमें लेखन कौशल या या राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट होता है। तो बिल्कुल याद रखना है, कई बार एग्जाम में साथी पूछ लेता है कि भाषा विकास इनमें से कौन एक भाषाई कौशल नहीं है, तो वो बोल देता है सुनना, बोलना, पढ़ना, हंसना। तो हंसना नहीं है इसमें। इस प्रकार से कोई भी शब्द जोड़ देगा इन चारों में से कोई एक हटाते हुए, तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। भाषाई कौशल हमारे 4 होते हैं। तो साथियों, ये जो हमारे 4 हैं इनका एक निश्चित क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या शॉर्ट में कह देते हैं LSRW। तो याद रखना है। लेकिन ये साथियों सामान्य वर्गीकरण है, अर्थात जो सभी ने सर्वमान्य माना है कि बालक में पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखने का विकास होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, अर्थात एक मारिया मॉन्टेसरी ने इसको थोड़ा सा अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है। सामान्यतः अगर किसी के साथ एग्जाम में नाम लेकर ना पूछे तो हमें LSRW वही बताना है, लेकिन अगर पर्टिकुलर मारिया मॉन्टेसरी लिखा जाए तो हमें साथियों फिर याद रखना है। तो LSRW को अब हम WR में परिवर्तित करेंगे, अर्थात उनके अनुसार, सामान्य वर्गीकरण के अनुसार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना था, लेकिन मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर उनमें लिखने की क्षमता पैदा होती है और पढ़ने की क्षमता सबसे अंत में विकसित होती है। तो मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार पर्टिकुलर पूछे तो
पढ़ने से पहले इन्होंने अब लिखने को शामिल किया है या पढ़ने को अंत में शामिल किया है, लेकिन शुरुआत के दो बिल्कुल सेम है। सुनना और बोलना अपनी जगह है, लेकिन पढ़ने और लिखने को इन्होंने थोड़ा सा बदलने का काम किया है। तो मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। अक्सर साथियों हमने देखा होगा, हमने अपने प्रारंभ समय में पहले लिखना ही सीखा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मारिया मॉन्टेसरी या मॉन्टेसरी पद्धति लागू है, इसलिए हमको पहले लिखना सिखाया गया है। लेकिन सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि भाषाई कौशल हमारे जो चार हैं उनमें पहले पढ़ना सीखते हैं, फिर लिखना। सुनना बोलना तो है ही, लेकिन उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो पढ़ना है, फिर लिखना है। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी ने इसमें तीसरे और चौथों को आपस में बदलने का काम किया, अर्थात इनके अनुसार पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर लिखना है और पढ़ना है। तो सामान्य वर्गीकरण LSRW है और मॉन्टेसरी के अनुसार LSWR है। लेकिन साथियों बात यहीं खत्म नहीं होती है इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये निश्चित भाषाई कौशल दिए गए हैं। सामान्य प्रकृति में मैक्सिमम बालक इसी प्रकार से समझते हैं, सीखते हैं भाषा को। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बालक का भाषात्मक विकास इसी निश्चित क्रम में हो, या ये भाषाई कौशलों का हमेशा यही एक निश्चित क्रम हो। तो इसलिए बताया जाता है कि इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये हमेशा भाषाई कौशल का ये क्रम जो है पूर्णतः लागू नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः मैक्सिमम बच्चे इसी क्रम से अपना भाषात्मक विकास करते हैं। क्योंकि साथियों आपने अक्सर देखा होगा, आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपना नाम आदि लिख लेते हैं, लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये भाषाई कौशल का क्रम ब्रेक हुआ, ठीक है। वो लिखना जान गए लेकिन पढ़ना नहीं जाने। या कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अंधे होते हैं, जो ब्रेल लिपि के माध्यम से हैं, तो उनको तो सुनाई भी नहीं देता या दिखाई भी नहीं देता। कुछ ऐसे हैं जिनको सुनाई नहीं देता और ब्रेल लिपि यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे विभिन्न माध्यमों से वस्तुओं को या किसी भी प्रकार से जो उनके टीचिंग लर्निंग मटेरियल है या ऐसी चीजें साधन जो उपलब्ध कराए गए हैं जिनके माध्यम से पढ़ाया लिखा जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर बच्चे को सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता तो वह अपनी भाषा को नहीं सीख पाएगा या लिखने पढ़ने की क्षमता उसमें विकसित नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः ऐसा ही कहा जाता है कि बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। उसके एक भाषाई कौशल है 4, जिसको क्रम है सामान्य वर्गीकरण के अनुसार LSRW। लेकिन याद रखना है कि हमेशा यूनिवर्सल नहीं होगा। तो ये भाषाई कौशल जाने हमने कि कितने होते हैं और इनका क्या निश्चित क्रम है और कैसे कैसे किसने इसको अलग तरीके से बताया है और क्या इसमें एक और कंडीशन है। तो साथियों इसी के साथ हम इन चारों कौशल्स को कुछ डिवाइड भी कर सकते हैं। अर्थात ये जो 4 कौशल हैं ये कहीं ना कहीं हमारी 2 प्रकार की क्षमताओं को विकसित कर रहे हैं भाषा संबंधी। अर्थात हम अपने भाषाई कौशलों को 2 प्रकार के कौशलों में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात उनके नाम होंगे ग्रहणात्मक कौशल यानी कि रिसेप्टिव स्किल्स, और सेकंड होगा अभिव्यंजनात्मक या अभिव्यक्तात्मक कौशल यानी कि प्रोडक्टिव स्किल्स। तो ये क्या होते हैं रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स? तो जानते हैं साथियों इनको विस्तार से। तो भाषाई कौशल यानी कि जो भी चीजें हम अपने आसपास चीजों को ग्रहण कर रहे हैं और अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अर्थात हम अपने किसी भी अपने आसपास के लोगों को विचारों को सबसे पहले क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और उसके बाद हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इन्हीं 4 कौशलों को 2-2 में डिवाइड करते हुए समझाया गया है। जानते हैं डिटेल में कि रिसेप्टिव स्किल्स किसे कहा गया है और प्रोडक्टिव स्किल्स किसे कहा गया है। पहला है ग्रहणात्मक या रिसेप्टिव स्किल्स। तो रिसेप्टिव स्किल्स से इस बात को कहना चाहते हैं कि ऐसे कौशल या भाषा के ऐसे कौशल जिसके द्वारा हम किसी की भाषा को ग्रहण करते हैं। अर्थात अगर मैं किसी की भाषा को ग्रहण कर रहा हूं, या समझिए अभी हमारी एक थोड़ी सी क्लास चल रही है, इस क्लास में आप मेरी बातों को ग्रहण कर रहे हैं, तो मेरी बातों को आप कैसे ग्रहण कर रहे हैं? ठीक है, तो हमारे बीच में कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन चल रहा है, हम दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं, यानी कि जो मेरी बातें हैं आप उनको कैसे ग्रहण कर रहे हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप मेरी बातों को सुनकर कर रहे हैं, जो आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी, साथ ही स्क्रीन पर आपको मेरी जो बोले जाने वाली चीजें या टॉपिक्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? मेरी भाषा को, मेरी बात को कैसे ग्रहण कर रहे हैं? तो मेरी बात को आप एक सुनकर ग्रहण कर रहे हैं और एक पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ आ रहा है। तो जब हम किसी की भाषा को ग्रहण करते हैं, किसी के विचारों को ग्रहण करते हैं, तो ऐसे कौशल्स को ही ग्रहणात्मक या रिसेप्टिव स्किल्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए हम अपने 2 प्रकार के कौशल्स को प्रयोग कर रहे हैं, एक सुनना और एक पढ़ना। यानी कि सुनने से मतलब हमारा श्रवण कौशल, थोड़ा सा ये उल्टा लग गया है, कोई बात नहीं।
तो सुनने से मतलब हमारा श्रवण कौशल, और पढ़ना यानी कि पठन कौशल। तो आप मेरी बात को कैसे ग्रहण कर पा रहे हैं, कैसे रिसीव कर पा रहे हैं? सुनकर और पढ़कर, श्रवण कौशल और पठन कौशल। तो याद रखेंगे हमारे रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन से होते हैं? पहले तो दो होते हैं, कौन कौन से? श्रवण कौशल और पठन कौशल। लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल्स आर द टू स्किल्स इन द रिसेप्टिव स्किल्स। तो रिसेप्टिव स्किल्स के अंतर्गत हम दो स्किल्स को रखेंगे, श्रवण कौशल और पठन कौशल। तो यही हमारे दो कौशल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे की भाषा को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। अब दूसरा कौशल क्या है? तो दूसरा कौशल है हमारा अभिव्यंजनात्मक कौशल या अभिव्यक्तात्मक कौशल। साथियों, आपने अक्सर शब्द सुना होगा अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त करना, अपनी बात को कहना। जैसे हमें हमारे संविधान में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल यानी कि जब हम अपनी बात को कहते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। साथ हम अपनी बात को कैसे कह रहे हैं? तो जैसे कि आप मेरी भाषा को, मेरे विचारों को ग्रहण कर रहे थे, कैसे? या तो सुनकर या स्क्रीन पर पढ़कर। अब मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये कौन सा कौशल हुआ? अभिव्यक्तात्मक कौशल हुआ या प्रोडक्टिव स्किल्स हुए। तो प्रोडक्टिव स्किल्स में मेरे कौन से साधन हैं या ऐसे कौन से कौशल हैं जिनको मैं प्रयोग करके आपको अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं? तो इसमें एक तो मेरा माध्यम है आपसे बोलना, अर्थात मैं आपसे बोल करके अपनी बात को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो इसी को वाचन कौशल या क्या कहा? स्पीकिंग स्किल कहा गया है। और दूसरा, आप मेरी बात कैसे ग्रहण कर पा रहे हैं? कि मैं लिखकर आपको बता रहा हूं, अर्थात जो आपके सामने ये कंटेंट चल रहा है ये लिखित रूप में है, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो यानी कि ये मैंने आपको पहले ही तैयार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखने के माध्यम से अपनी बात को, जो मेरे विचार हैं वो मैंने लिख भी दिए हैं और अब मैं उनको बोलने का भी काम कर रहा हूं। तो अर्थात एक ऐसे स्किल्स जो हमारी बात को अभिव्यक्त करने के लिए काम आए, उन्हीं को हम कहेंगे अभिव्यक्तात्मक कौशल या हमारे प्रोडक्टिव स्किल्स। इसमें हमारे दो होंगे, बोलना और लिखना। तो अर्थात जो वाचन कौशल है और लेखन कौशल है, ये हमारे दो ऐसे स्किल हैं जिसके द्वारा हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात जो हमारा स्पीकिंग स्किल है और राइटिंग स्किल है, ये हमारा किसी सामने वाले व्यक्ति को हमारे विचारों को पहुंचाने का एक साधन है, एक योग्यता है, एक टेक्निक है, जिसे हम कौशल कह सकते हैं। तो समझ में आया होगा कि हमारे चार कौशल, उसमें हमने एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। तो पहले कौशल हमारे ग्रहणात्मक या रिसेप्टिव स्किल्स हो गए, जिसमें हम किसी की बात को ग्रहण करते हैं। बात को ग्रहण करने का तरीका या तो सुनकर या पढ़कर। और फिर हम अपनी बात को अभिव्यक्त कैसे करते हैं? तो उसके दो तरीके हैं, बोलकर या लिखकर। तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए? प्रोडक्टिव स्किल्स हो गए। उम्मीद है साथियों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर आपको चीज अच्छी समझ में आ रही है तो आपके ज्यादा से ज्यादा लाइक होने चाहिए प्लीज, और साथ ही आपका कुछ शेयर्स होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। तो वेल ग्रो अप मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं अपने आगे इस टॉपिक की तरफ, जानते हैं डिटेल में और भी बिंदु है। अब हमारा अगला बिंदु है भाषा विकास के सिद्धांत। बिल्कुल साथियों, भाषा विकास के सिद्धांतों के संबंध में हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में तो विशेषकर पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, कोई भी बिंदु ऐसा जो भी महत्वपूर्ण हो सकता है उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, आपसे दूर नहीं रखा जाएगा। तो जानते हैं अपना पहला सिद्धांत अधिगम के संदर्भ में, या कह सकते हैं जो भाषा का अधिगम है, जो भाषा संबंधी विकास है, उसके संदर्भ में जो सिद्धांत हैं, जानते हैं उनको। पहला सिद्धांत है हमारे सर नोम चॉम्स्की के नाम से। पहला सिद्धांत है भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। बिल्कुल साथियों, जो हमारे सबसे पहले, अगर हम भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे उनका नाम शामिल किया जाना चाहिए, सर नोम चॉम्स्की, जो एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इनका हमारे भाषात्मक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से नाम जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि चॉम्स्की ही हमारे भाषा विकास के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो याद रखना है भाषा विकास के प्रतिपादक कौन है। पहला क्वेश्चन हिट करता है डायरेक्ट, तो उत्तर होगा सर नोम चॉम्स्की। तो भाषा विकास के प्रतिपादक हैं सर नोम चॉम्स्की। अब जानते हैं इन्होंने अपना सिद्धांत क्या दिया। तो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। अर्थात इनके अनुसार भाषा क्या है, तो इन्होंने कहा कि जो भाषा है, सर नोम चॉम्स्की कहते हैं कि जो भाषा है वो क्या है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है। अर्थात आप पिक्चर में देख रहे हैं कि चॉम्स्की कह रहे हैं जो भाषा है वो कैसी है, वो जन्मजात है। जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारे साथ होती है, राइट का निशान लगा हुआ है। तो भाषा ने के संदर्भ में ये क्या कह रहे हैं कि भाषा एक जन्मजात प्रवृत्ति है,
और ये कहते हैं कि जब बालक का जन्म होता है उसके पास जबी से एक यंत्र होता है। यंत्र से मतलब कोई पर्टिकुलर एपिटेटिस या डिवाइस नहीं है, कहने का मतलब एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से वो भाषा को अर्जन कर सकता है, अर्थात अपने आसपास के शब्दों को सुन सकता है और उनको उच्चारित कर सकता है और अपने व्यवहार में शामिल कर सकता है। तो उसी को इन्होंने कहीं ना कहीं भाषा अर्जन यंत्र का नाम दिया है। यंत्र से साथियों ऐसा मत सोचना कि बच्चा कोई डिवाइस लेकर पैदा होता है, अर्थात एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी शक्ति है जो उसको अर्जन करने में मदद करती है। उसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक्विजिशन करना यानी कि अर्जन करना। तो इनके अनुसार भाषा एक ऐसी क्षमता है, जन्मजात प्रवृत्ति है, जन्म से ही बच्चे में होती है। और इन्होंने कहा जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने साथ एक भाषा अर्जन यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ ही पैदा होता है। और जानेंगे साथ ही इनके सिद्धांत को डिटेल में। बच्चे, इन्होंने कहा कि बच्चे ऐसे भी वाक्य बनाते हैं, जो आपने इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा अर्जन यंत्र के साथ पैदा होते हैं, अर्थात इस बात को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि बच्चे ऐसे भी वाक्य बनाते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना है, अर्थात वे सिर्फ नकल करके ही नहीं सीखते हैं। तो सर नोम चॉमस्की इस बात का कह रहे हैं कि बच्चे सिर्फ ऐसा नहीं है कि नकल करके ही सीखते हैं, बच्चे कुछ ऐसे भी शब्दों का उच्चारण करते हैं, ऐसे भी वाक्यों का उच्चारण करते हैं या बनाते हैं जो उन्होंने कभी नहीं सुने। तो इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि उनके पास कोई ना कोई अपना एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है या एक ऐसी कोई क्षमता होती है। ये जो कि कैसी हुई एक क्षमता, जन्मजात हुई। चॉमस्की का मानना है कि जो बच्चे का भाषा विकास है बिल्कुल शारीरिक परिपक्वता की तरह ही उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। अगर उसका थोड़ा सा देखभाल की जाए तो वह स्वतः ही अपने भाषात्मक विकास कर सकता है, क्योंकि उसमें ये वाली क्षमता तो जन्मजात है। ऐसा नहीं है वो सिर्फ चीजों को नकल करके ही सीखता है या अपने विचारों में या अपनी भाषा में शामिल करता है, वो कुछ ऐसी चीजें भी कर पाता है जो उसने कभी देखी सुनी नहीं होती है। तो इसलिए इन्होंने एक और बात कही, इसी के संदर्भ में डिटेल में और जानेंगे कि बच्चे जो है सर्वभाषा व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं। वे जिस किसी भी भाषा को सुनते हैं उसके अनुसार क्या कर लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। और इसके संदर्भ में जो इन्होंने भाषा अर्जन यंत्र यानी कि एलईडी को नाम दिया है, उससे कहा है कि बच्चे इस एलईडी यानी कि भाषा अर्जन यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से ही एक भाषा से दूसरी भाषा के नियम बनाना सीखते हैं। अर्थात एक एलईडी इनकी एक ऐसी क्षमता होती है जिसके माध्यम से वो सिर्फ एक भाषा नहीं या मातृभाषा नहीं है जो उसने पहली बार भाषा सुनी है, सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा अन्य भाषाओं के भी नियम को बनाना सीखते हैं, जिसे इन्होंने पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा है या उसके नाम से इसको पुकारा है। तो एक बार पुनः इसको पूरा जान लेते हैं रिपीट करके, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सर नोम चॉमस्की ने को भाषा विकास का प्रतिपादक माना जाता है। इन्होंने भाषा को एक जन्मजात प्रवृत्ति माना है और इन्होंने कहा है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक भाषा अर्जन यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होता है, एक क्षमता के साथ पैदा होता है जिसके माध्यम से वह अपने आप से भी ऐसे शब्दों को बना पाता है, ऐसे वाक्यों को बना पाता है जो उसने कभी नहीं सुने, अर्थात वह पूर्णतः सिर्फ नकल से नहीं, उसके पास ये आंतरिक रूप से स्वतः ही जन्मजात क्षमता होती है जिसके कारण वह शब्दों का या वाक्यों का निर्माण कर सकता है। और अगर इस पर थोड़ा सा भी शारीरिक परिपक्वता के संदर्भ में जैसे हम ध्यान देते हैं पोषण संबंधी या विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजों के लिए, अगर ऐसे ही इस पर थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया जाए तो बच्चा स्वतः ही अपना भाषात्मक विकास कर लेता है और बच्चा अपनी व्याकरण के साथ जन्म लेता है। इन्होंने इस बात को भी कहा है और बताया है कि जो एलईडी है इसी के माध्यम से बच्चा अन्य भाषाओं के नियमों को भी बना सकता है, जिसको इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका ये। जानते हैं अपने अगले मनोवैज्ञानिक बंडूरा। तो बंडूरा का भाषा विकास का सिद्धांत बड़े ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा है, इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी दिया है जिनमें इन्होंने सीखने के संदर्भ में, अधिगम के संदर्भ में समाज को महत्वपूर्ण माना है। तो अल्बर्ट बंडूरा अपने संदर्भ में, अपने सिद्धांत के अनुसार भाषा के संदर्भ में तर्क देते हैं, कहते हैं कि जो हमारा भाषात्मक विकास है वो अनुकरण के माध्यम से होता है। अर्थात इन्होंने भाषात्मक विकास के संदर्भ में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया है, जोर दिया है। इनका कहना है कि बालक अपने समाज में आसपास के लोगों की चीजें सुनता है और उन्हीं को अनुकरण करते हुए अपनी भाषा में उनको शामिल करता है। अर्थात अल्बर्ट बंडूरा अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में या सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकरण पर जोर देते हुए कहते हैं कि
बालक आस पड़ोस में बोले जाने वाली भाषा को अनुकरण या नकल के द्वारा ग्रहण करता है। तो इन्होंने भाषा के संबंध में अनुकरण को महत्वपूर्ण माना है। अनुकरण मतलब राइट का निशान, यानी कि बंडूरा के अनुसार भाषा अनुकरण का ही परिणाम है। और इन्होंने कहा है कि बालक को जो भी कुछ सुनने को मिलता है वह उसे सरलता से सीख लेता है। और इन्होंने पर्टिकुलर इस अनुकरण को एक शब्द भी दिया है, क्या कि मॉडलिंग या प्रतिरूपण। मॉडलिंग का मतलब क्या है इनके अनुसार, कि बच्चा जो भी देख रहा है उन्हीं चीजों को अपने व्यवहार में ढालने की या ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है, उसी को इन्होंने पर्टिकुलर मॉडलिंग की संज्ञा दी है। तो अर्थात इनके अनुसार भाषात्मक विकास अनुकरण के माध्यम से है, या पर्टिकुलर इसके लिए जो सटीक शब्द दिया है इन्होंने वो दिया है मॉडलिंग, या हिंदी में कह सकते हैं प्रतिरूपण। तो इनके अनुसार भाषात्मक विकास कैसे है, अनुकरण या मॉडलिंग के आधार पर होता है। और जबकि हमारे सर नोम चॉम्स्की किसको कह रहे थे, एलएडी यानी कि भाषा अर्जन यंत्र को महत्वपूर्ण मान रहे थे वो। और इसी के अनुसार हम अपना अगला जानते हैं प्याजे के अनुसार। जो हमारे जीन प्याजे हैं, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, वो भाषा विकास के संदर्भ में अपने तर्क देते हैं। इन्होंने कहा कि जो, जैसे कि सर नोम चॉम्स्की ने कहा, जो हमारी भाषाई क्षमता है वो जन्मजात होती है, लेकिन इस बात का खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि जो भाषात्मक विकास है बालक का, उसके संदर्भ में वो भाषाई क्षमता की जो जन्मजात वाली संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका खंडन करते हैं या उसको सहमत नहीं होते। उन्होंने कहा कि जो भाषाई क्षमता है वो बालक में जन्मजात नहीं होती है। इस बात का उन्होंने बिल्कुल खंडन किया है, या इस बात से वह बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो याद रखेंगे, जीन प्याजे ने भाषाई क्षमता की जो जन्मजात वाली जो संकल्पना है उसको बिल्कुल भी क्या नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया है, उसको बिल्कुल नहीं माना है या उससे सहमत नहीं है। जबकि या इसके बजाय उन्होंने कहा है कि जो भाषात्मक विकास है बालक का, वो परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होता है, ना कि ये कोई जन्मजात क्षमता है। तो आप कंक्लूड इनकी बात को समझें तो जीन प्याजे के अनुसार जो भाषाई क्षमता है, पहली बात कि वो जन्मजात नहीं है, तो फिर कैसी है, इसको हम अपने परिवेश के साथ जब अंतःक्रिया करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे अंदर ये विकसित होती है। तो जीन प्याजे क्या कह रहे हैं, भाषाई क्षमता जन्मजात नहीं है, ये तो समाज के साथ, अपने परिवेश के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ अंतःक्रिया का ही एक परिणाम है। और जानते हैं इनकी बात को डिटेल में, क्योंकि अक्सर इसमें क्वेश्चन आता है। तो जीन प्याजे कहते हैं कि जो भाषा है वो हमारी कैसे विकसित होती है, तो ये हमारे आत्मसात और समायोजन का परिणाम है। आत्मसात का मतलब होता है जो हमारी जानकारियां हैं, हम उसमें जब नवीन जानकारी, कोई नई जानकारी को जोड़ लेते हैं तो उसे आत्मसात कहा जाता है। अगर आपने इस आत्मसात, समायोजन आदि शब्दों का अर्थ नहीं पता तो आप जाकर के हमारी क्लास है जीन प्याजे जिसमें पढ़ाया गया है, उस क्लास को अटेंड करिए, वहां पर आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। और उसका जीन प्याजे की संबंधित टॉपिक की क्लास का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो जानते हैं आत्मसात का मतलब, जो हमने अपने जानकारियां हमारे पास होती हैं, अगर उसमें हम कोई नई जानकारी जोड़ लेते हैं तो उसे आत्मसात कहा जाता है। और कभी कभी हम पुरानी जानकारी को हटाकर उसकी जगह एक नई योजना बना लेते हैं, एक नई जानकारी जोड़ लेते हैं, पुरानी में या तो संशोधन कर देते हैं या उसको हटाकर बिल्कुल एक नई योजना बना लेते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं समायोजन के नाम से जाना गया है। तो जीन प्याजे कहते हैं जो भाषा है वो आत्मसातकरण और समायोजन, ठीक है, एसिमिलेशन और एकोमेंडेशन के योग करने का ही परिणाम है। अर्थात जो आत्मसात करना प्रोसेस है और जो हमारे समायोजन की प्रोसेस है, इन दोनों से मिलकर ही हमारा क्या होता है, भाषात्मक विकास होता है, या ये हमारे भाषात्मक विकास का दोनों क्या है, एक माध्यम है। और इन्होंने इन सभी बातों को कहते हुए अंतिम रूप से अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को स्पष्ट रूप में अंत में यह विचार दिया कि बालक में पहले विचार पैदा होते हैं और बाद में भाषा का विकास होता है। ये साथियों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने क्या कहा कि पहले बालक में विचार पैदा होते हैं, चिंतन पहले पैदा होता है और उसमें भाषा का विकास बाद में होता है। तो याद रखना, जीन प्याजे के अनुसार पहले चिंतन या विचार की क्षमता पैदा होती है और बाद में भाषाई क्षमता पैदा होती है। तो बिल्कुल याद रखना है, जीन प्याजे ने क्या कहा है, भाषिक क्षमता जो है वो कोई जन्मजात नहीं है, ये तो असामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। इसमें आत्मसात और समायोजन का महत्वपूर्ण रोल है और पहले बालक चिंतन या विचार करता है, उसके बाद उसमें भाषात्मक विकास होता है। और अंतिम बिंदु आज की क्लास का जान लेते हैं
मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में सीटेट में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही अन्य पेपर में भी पूछा जाता है। तो वाइगॉत्स्की और जीन पियाजे के भाषा संबंधी कुछ विचारों को लेकर मतभेद हैं, तो जान लेते हैं। तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि पहले बालक में भाषा का विकास होता है, फिर विचारों का विकास होता है। बिल्कुल याद रखना है, वाइगॉत्स्की के अनुसार पहले भाषा का विकास होता है, फिर विचारों का विकास होता है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने बताया, भी जीन पियाजे कहते हैं कि पहले हमारे अंदर चिंतन या विचार की क्षमता पैदा होती है, उसके बाद हमारे अंदर भाषाई क्षमता विकसित होती है। तो बिल्कुल साथियों याद रखना, ये महत्वपूर्ण बिंदु है वाइगॉत्स्की और जीन पियाजे का स्टेटमेंट। वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा पहले, विचार बाद में है, और जीन पियाजे के अनुसार विचार पहले और भाषा बाद में है। और ये महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात रही। और जानते हैं भाषा सीखने के साधन और क्या क्या हो सकते हैं, और फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। तो भाषा सीखने के साधन यानी कि भाषात्मक विकास के लिए फिर भी कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होंगी। तो पहला अनुकरण है, जो निष्कर्ष है हमारी इन सभी सिद्धांतों की बातों का, उस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो बालक का जो भाषात्मक विकास है वो किन के माध्यम से जल्दी और अच्छा होता है, तो अनुकरण के माध्यम से, खेल के माध्यम से, वार्तालाप यानी कि कम्युनिकेशन, आप अपने आसपास के लोगों से बातचीत करना, कहानी सुनना, क्योंकि कहानियों में जो हमने अपनी बातें या शब्द सुने हैं वो हमें अक्सर लंबे समय तक याद रहते हैं। और आज भी हमने बचपन में कुछ कहानियां सुनी थी जो हमें आज तक याद हैं। तो कहीं ना कहीं भाषा सीखने में कहानी सुनना, प्रश्न उत्तर करना आदि बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बताए गए हैं। तो साथियों, इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी अपनी एक नई क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप इसी प्रकार से बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।